एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे की चर्चित एवं खास कविता असाध्य वीणा का पाठ कर चुके और हम लगभग अंतिम पायदान पर हैं। आप 2-3 व्याख्यान और सुन सकेंगे। तो हम यहाँ थे, एक अपर को चहक मुक्त नभ, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, गाहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि। क्या जो इसे सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि जब असाध्य वीणा साध्य होती है तो एक बात घटती है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार संगीत नहीं, अपनी प्रवृत्तियां सुनाई देती है, एहसास होता है, अपने सामने प्रत्यक्ष होती हुई नजर आती है। और फिर हम अंतिम दौर में थे, तब ये वाक्य था, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की। और एक ऐसा भी था वहां, एक वैसा भी था। एक ने यूं सुना, एक ने यूं सुना, और एक अपर, एक अलग ही था जो इन सब से अलग सुन रहा था, समझ रहा था, एहसास हो रहा था। उसे दिखाई दे रहा था एक मुक्त नभ जिसमें स्वच्छंदता के साथ चिड़ियाएं उड़ान भरती है। इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा युवा भी वहां था, ऐसा लक्ष्य को पाने वाला युवा भी था जो आजादी चाहता था, स्वच्छंदता था, बंधन मुक्ति चाहता था। वो बंधन मुक्ति आकाश में नभचर जैसे उड़ते हैं, जिधर चाहे उड़ते हैं, जिस ऊंचाई पे जाए, चाहे थक हार के नीचे पेड़ पर बैठ जाए। एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, और वो रहा होगा आड़तिया, जो मंडी में दिन भर की जो उठा पटक आवाज़ें, बोलियां आती है, एक दूसरे की स्पर्धाएं, किस तरह से बोली आगे बढ़ी जाए, कितनी कीमत लगाई जाए। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा दो, और वो मंदिर का पुजारी ही रहा होगा, या फिर वो जो रोज मंदिर में जाता है और मत्था टेकता है, उसको घंटा धुनी से सुनाई पड़ती है। इस तरह और पांचवे को लोहे पर सदे हथौड़े की समचोटे, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बढ़िया पर चमरौंदे की रुंदी चाप सातवें के लिए। आप यहाँ शब्द का संचय, चुनाव और वाक्य विन्यास भी देख सकते हैं, आप उनकी भाषा भी देख सकते हैं। और पांचवे को लोहे पर सदे हथौड़ी की समचोटे, समान स्तर पर पड़ने वाली हथौड़ी की चोट पांचवे को सुनाई पड़ती है, यानी उसका कृत्य रहा है ये, जिसे लुहार कहते हैं। तो लुहार को अपने कृत्य का बोध होता है गहराई से। और छठे को लंगर पर कसमा सराय होगा, जो मछुआरे हैं, नौका पर बैठते हैं या अंदर तक जाकर के मछली पकड़ने समंदर में जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लंगर पर जैसे उनकी नौका कसमसा रही हो, रसा तना हुआ है, और ऐसा लगता है कि अब हमें लंबी दूरी तय करनी है समंदर में, नौका भी कसमसा रही है और लहरों की अविराम थपक आ रही है, लहरों की अविराम थपक।
लहरें एक के बाद एक आती है, विराम कभी नहीं लेती। प्रकृति की एक विशेष खूबी प्रशंसनीय नहीं, प्रकृति है। प्रकृति को हम चैलेंज नहीं कर सकते, प्रकृति के आगे हम तिनका सम भी नहीं है। जब आता है तूफान तो सब उड़ा ले जाता है। समुद्र में ऊंची उठती है लहरें तो उसमें विचरण करने वाले नाव, नौकाएं, जहाज सब उलट पुलट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति की दया पर निर्भर है। वो अगर सामान्य है तो हम जीवित रहते हैं, और वो अगर असामान्य होती है तो पल भर में सुला देती है। वो देखता है कि लहरें कभी बंद नहीं होती। सूरज चांद अपनी गति से चलते हैं, वो समंदर की लहरें एक के बाद एक, रात दिन, महीनों, वर्षों, सदियों से चली आ रही है, अविराम, कभी नहीं रुकती, कभी विराम नहीं लेती। उसकी थपक उसे सुनाई पड़ती है। बटिया पर चमरौदे की रूंधी चाप सातवें के लिए ऐसा लगता है कि जो चमड़े का काम करता है और बटिया पर बैठ करके उस पर मार चाप से उसे उधेड़ता है, तो वो चाप सातवें को मंद मंद आवाज में सुनाई पड़ती है। और आठवें को कुलिया की कटी मैड़ से बहते जल की छुलछुल, इसे संजा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरूनाद। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाद्रम विकराल काल, सब डूबे तिरे छिपे जागे। आठवें के लिए जो कहा गया है, कुलिया की कटी मेड़ से बहता हुआ जल, और उसकी आवाज कैसे आएगी, छुल छुल की आवाज। अब जो भी छात्र छात्राएं किसानी से संबंधित है, गांव से जुड़े हुए हैं, वो सहज ही समझ सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं तो कुलिया को नहीं समझ पा रहे हैं। कुलिया यानी बरा, जिसे पानी देता है किसान। और कभी जब वहाँ वो मेड़ या बरा वो यकायक टूटता है, तो वहाँ से जो पानी निकलता है वेग से और उसकी आवाज़ आती है, उसी आवाज़ को पकड़ा है यहाँ पर। तो वो किस तरह की आवाज़ करेगा, छुल 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 छुल, बहता हुआ पानी की ध्वनि किस तरह की होगी, कवि इसको भी पकड़ रहा है। इसका मतलब ये निकला कि असाध्य वीणा की ध्वनि संगीत को किस तरह से दिया है कि वो किसान भी ऐसा लगता है कि जैसे वो खेत पर है, पानी दे रहा है, और बहता हुआ जल कूदता हुआ निकलता हुआ वेग से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसे संजा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरूनाद। और इसे जो ये पास बैठा है, शाम को घर लौट आया है, गोधूली का समय यानी शाम हो चुकी है, गोधूली के वेला में ये वक्त भी या ये शब्द भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, किसानी से हैं। खास करके जो गायें चराते हैं, गाय चरा करके लौटता हुआ ग्वाला जब घर पहुंच रहा होता है, गांव के नज़दीक होता है, तो वो गायों के चलते हुए में जो धूल उठती है, उसे गोधूली कहा गया है। ये वेला, ये समय, गांव के किनारे आप खड़े होइए, गायें आ रही है और धूल उड़ रही है रास्ते से, ये गोधूली वेला कहलाती है। और इस समय जो गायें आती है, इसी से ये शब्द बनता है गोधूली। गायों के खुर से उठने वाली धूल का समय है। और इस